नमस्कार दोस्तों, आज मैं सोनू शर्मा आपके साथ जियोग्राफी की वीडियो 3 लेके आया हूँ। पृथ्वी की गतियाँ, ये मेरी तीसरी वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ के बारे में। दोस्तों पृथ्वी एक गतिशील पिंड है। जो पृथ्वी हमारी वो एक गतिशील पिंड है। पृथ्वी जो हमारी वो जिसकी जो दो गतियां हैं, पृथ्वी दो प्रकार से गतियां करती है। नंबर 1 गूढ़न गति, जिसे दैनिक गति भी कहते हैं। नंबर 2 परिक्रमण गति, जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं गूढ़न गति। गूढ़न गति क्या होती है? इनसे होते हैं रोटेशन। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण दोस्तों दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण दिन और रात होते हैं। और पवन और समुद्री धाराओं में परिवर्तन होता है। जो पवन और समुद्री धाराएं उनमें परिवर्तन होता है। एवं समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं वो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं वो घूर्णन गति के कारण आते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में जो समय लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं दोस्तों, इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। दोस्तों, सौर दिवस की जो औसत लंबाई है वो 24 घंटे है। सौर दिवस की औसत लंबाई है वो 24 घंटे है। अब पढ़ेंगे परिक्रमण गति के बारे में, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी की जो गति है, इस प्रकार की जो परिक्रमा है का जो मार्ग है वो वामावर्त है, वायु ओर से दाईं ओर वामावर्त है। दोस्तों, पृथ्वी का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्तीय है। पृथ्वी का मार्ग दीर्घवृत्तीय है। पृथ्वी की परिक्रमा का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्त होने के कारण, पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घवृत्त होने के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो वर्ष भर समान नहीं होती है, वर्ष भर एक समान नहीं होती है। जो पृथ्वी की जो परिक्रमा का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्तीय होने के कारण पृथ्वी और सूर्य की जो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की जो दूरी है वो वर्ष भर एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोस्तों कम होती है। 3 जनवरी को ये होती है 1470 लाख किलोमीटर। जब दोस्तों कम होगी तो उस घटना को कहेंगे जो दोस्तों हम जिसे उपसौर कहते हैं। उप में से होता है कम, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसी प्रकार उप में से होता है कम। तो इसका मतलब हो गया कि जब पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की जो दूरी होगी वो 1470 लाख किलोमीटर है, तो उस 3 जनवरी को ये घटना उपसौर कहलाती है। कम होती है तो कम होती है, उप में से होता है कम। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। जबकि दोस्तों 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो दोस्तों अधिकतम होती है। कितनी होती है? 1551 लाख किलोमीटर होती है दोस्तों। इसे बोलेंगे अपसौर। अप में ऊपर, अधिक, अपसौर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उपसौर एवं अपसौर का जो मिलाने वाली, उपसौर एवं अपसौर को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है जो उसे सूर्य के केंद्र से जो गुजरती है, उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे एप्साइड कहते हैं दोस्तों। एप्साइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। परिक्रमण गति द्वारा ध्रुवों पर दोस्तों 6 माह के कारण दिन रात होते हैं। जो परिक्रमण गति के द्वारा दोस्तों ध्रुवों पर 6 माह के रात दिन होते हैं। और जो अपनी कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण किया जाता है दोस्तों परिक्रमण गति कारण, सूर्य की किरणों का सीधा या तिरछा चमकना परिक्रमा करते हुए पृथ्वी, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का जो अक्ष है वो दीर्घवृत्त तल से
66.5 डिग्री है दोस्तों। कितना है? 66.5 डिग्री झुकाव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पृथ्वी के बारे में दोस्तों यहां से और पढ़ते हैं, यहां से आगे और देखते हैं कि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी की जो ऋतु है। चलिए दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति के कारण 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। जो पृथ्वी की घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति के कारण जो पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं वो 4 ऋतुएं होती हैं। दोस्तों मैं आपके लिए शॉर्टेज लेके आया हूं, बग्री शशि। इसका मतलब है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बसंत ऋतु। 21 मार्च को आफ्टर 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरे मंथ 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर, रेखा के ठीक ऊपर होता है। बसंत ऋतु तब होगी जब 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगा, तब बसंत ऋतु होती है। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु कब होती है? 21 जून को, मार्च अप्रैल मई जून, फिर तीसरे मंथ में 21 तारीख को, चलो जनवरी फरवरी मार्च, 21 मार्च, फिर तीसरे मंथ में अप्रैल मई जून, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। शरद ऋतु कब होती है? 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आ जाता है। दोस्तों जो कर्क रेखा है शरद ऋतु, 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा के, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जा रही है। कर्क रेखा शॉर्ट ट्रिक है कम, आप याद रखना कम, कहते कर्क रेखा, माथे में कर रेखा। जो कर्क रेखा है वो पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा, ये सारे दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा मतलब कर्क रेखा पर जाता है, तो वहां पर जब भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा पर जाता है तो वहां पर बसंत ऋतु होती है। 21 जून को जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर जाएगा, ठीक है दोस्तों। शरद ऋतु 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर, 21 जून को तो यहां से यहां पर रहेगा, फिर यहां से फिर 23 को, 21 मार्च को फिर यहां पर पहुंचेगा, फिर यहां से रिटर्न वापस होके आएगा भूमध्य रेखा पर। शरद ऋतु तब होगी जब 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर वापस होके आएगा, इस पर 23 सितंबर। अच्छा, शीत ऋतु कब होगी? जब 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, अब नीचे आएगा दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर, रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको जनवरी फरवरी मार्च, 21 मार्च, 21 जून और 21 दिसंबर, तीनों 21 से लेकर 23 सितंबर का ध्यान रखना, बस ये डेट। चलिए दोस्तों, पृथ्वी का जो परिक्रमण समय है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45 सेकंड है। कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45 सेकंड है। इस 5 घंटे 48 मिनट व 45 सेकंड के कारण प्रत्येक 4 वर्ष में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक 4 वर्ष में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। उस वर्ष में जो वृद्धि हो जाती है वो वर्ष 366 दिन की हो जाती है, और जिसे लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और जो इसमें क्या होता है, जो फरवरी होती है दोस्तों वो 29 की हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे संक्रांति, सोलिस्टिक। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्क संक्रांति। ये कर्क संक्रांति क्या होती है? जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। जब कर्क रेखा संक्रांति क्या होती है? जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी? 21 जून होगा तो ग्रीष्म ऋतु होगी दोस्तों। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सूर्य तिरछा चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सूर्य तिरछा चमकता है। इससे यहाँ रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। दिन कैसे होते हैं? छोटे। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे कर्क मकर संक्रांति के बारे में।
अब पढ़ेंगे मकर संक्रांति के बारे में। चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। 22 दिसंबर को सूर्य वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है। सूर्य कैसा चमकता है? तिरछा, जिसके दिन छोटे व रातें बड़ी होती हैं। जो दक्षिण गोलार्ध होता है इसमें जो सूर्य है वो तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। अच्छा दोस्तों, चलो विषुव क्या होता है? विषुव इक्विनॉक्स ऐसी स्थिति जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा जब ये पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, वो विषुव कहलाती है। ऐसी स्थिति जो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो वो विषुव कहलाती है। जब लंबवत चमकेंगे तो दोस्तों जो पृथ्वी पर वो सर्वत्र दिन और रात हैं वो बराबर रहेंगे, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, कंफ्यूज नहीं होना है।